साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर GS1 के पेपर में डायरेक्टली मेंशन है। वर्ल्ड वॉर्स वहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर आपको पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो को 1.5 की स्पीड में देखना अगर आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को एंजॉय करना चाहते हो। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को समझने के लिए आपको इंग्लैंड की हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में। देखो, चाहे आज से 200-300 साल पहले जाएं या आज की बात करें, जो भी देश इकोनॉमिकली ज़्यादा स्टेबल है वो देश पूरी दुनिया को लीड करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चूँकि आपको इंग्लैंड में इसका जन्म होता है, इसलिए इंग्लैंड बहुत सालों तक पूरी दुनिया पे रूल कर रहा था। आपको पता है साथियों, 1776 का जो टाइम पीरियड है, या फिर आप कह सकते हैं जो सेकेंड हाफ था 18th सेंचुरी का, उस समय में बहुत सारे इन्वेंशंस होते हैं इंग्लैंड में, और उस पूरे फेज़ के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड को दुनिया के नक्शे पे सबसे सुप्रीम लेवल पे इस्टेब्लिश कर दिया। अब लगभग 100 सालों के बाद में 19th सेंचुरी में अगर आप देखोगे तो जर्मनी वर्ल्ड मैप पे एक इमर्जिंग कंट्री के रूप में उभरता हुआ आपको दिखाई देता है। अब जैसे जर्मनी एक इमर्जिंग कंट्री के रूप में वर्ल्ड ने देखना शुरू किया, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएसए भी एक इमर्जिंग देश के रूप में उभर रहा था। अब किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो इंडस्ट्री में जो लीड इंग्लैंड को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान मिली थी, विद द पासेज ऑफ टाइम वो जो लीड थी वो फीकी पड़नी शुरू होगी, क्योंकि जर्मनी और यूएस ने बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना चालू किया और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम थी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी प्रोवाइड करना उन्होंने चालू किया। और धीरे धीरे इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत जहाँ से हुई थी इंग्लैंड से, अब वो इस रेस में पिछड़ रहा था। अब आपको पता है साथियों, एक जंगल में दो शेर एक साथ नहीं रह सकते। तो ये इमर्जिंग पावर जो था यूएस का, जर्मनी का अगेंस्ट ब्रिटेन, ऑब्वियस सी बात है कि ये बात हजम इंग्लैंड को कभी नहीं होती। तो एक टेंशन यहाँ से धीरे धीरे क्रिएट हो जाता है इंग्लैंड, यूएस और जर्मनी के बीच में। अब ये आप कह सकते हो एक टर्निंग पॉइंट था। ये एक टर्निंग पॉइंट था कि कैसे इस सिचुएशन में वॉर काइंड सिचुएशन जो है ये डेवलप हो जाएगी, क्योंकि इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अब एक राइवलरी जो है वो शुरू हो चुकी है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में। ये कैसे पता चलता है कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में, अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लेट 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें, वहाँ पे एक नेवल रेस जो है वो शुरू हो जाता है इन दोनों देशों के बीच में। अगर जर्मनी अगर शिप बना रहा है तो इंग्लैंड वाले दो शिप बना रहे हैं, तो एक रेस, नेवल रेस यहाँ पे शुरू हो जाती है। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म की शुरुआत हो जाती है। एक्सट्रीम नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, और ख़ास करके हमारा यहाँ पे सेंट्रल फोकस रहेगा इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में, यहाँ पे एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता है। यहाँ पे जर्मनी का जो एम्बिशन था वो ये था कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे राज किया, जर्मनी ने भी पूरी दुनिया पे अभी राज करना है। और ऐसे एम्बिशंस जो थे जर्मनी में देखे गए, और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, वॉर को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब देखो, यहाँ पे एक आपको डिफरेंट एक एंगल बताता हूँ जो कि इस वॉर का एक टर्निंग पॉइंट था। ये बिल्कुल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में टेंशन शुरू होता है, इस सिचुएशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसने उठाया? तो इस सिचुएशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाया था उस समय की जितनी भी वेपन्स बनाने वाली कंपनीज थी। चाहे वो वेपन बनाने की कंपनी जर्मनी की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे रशिया को। अब ऐसी जो कंपनीज थी, अब देखो, जब भी हम कंपनीज की बात करते हैं, हम किसी प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो जब हम बात करते हैं एक वेपन बनाने वाली कंपनी का, तो वेपन बनाने वाली जो कंपनी है, अब उसका प्रॉफिट कब होगा? इसका प्रॉफिट तो तभी होगा अगर उनके वेपन्स बेचे जाएंगे। तो वेपन्स को बेचने के लिए आपको वॉर को ग्लोरीफाई करना पड़ेगा। तो उसमें कि ये जितनी भी कंपनीज़ थी, ये हम सभी देशों के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, ये रशिया है, इन सभी कंपनीज़ ने क्या किया? वॉर को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया कि वॉर बहुत इनेविटेबल है, वो वॉर बहुत ज़रूरी है। अगर वॉर होता है तो सभी के एम्बिशंस पूरे होते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वॉर होगा तो। अब आप सोचोगे कि ऐसे सिचुएशन में अब वॉर को तो जस्टिफाई कर नहीं सकते आप, लेकिन अब ये बिजनेस ही ऐसा है। देखो साथियों, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि दूसरे के मौत पे निर्भर करते हैं।
दूसरे की लड़ाई पे निर्भर करते हैं। जैसे अगर सपोज़ करो कि अगर क्रीमेशन सेंटर जहाँ पे लोगों को मरने के बाद जलाया जाता है, अगर उसको हम प्राइवेटाइज़ कर दें तो वो बिज़नेस कैसे चलेगा? अगर लोग ज़्यादा मरेंगे तो वो बिज़नेस चलेगा। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि लोग मरेंगे तब आपका बिज़नेस चलेगा। ठीक इसी तरीके से जब हम इन वेपन बनाने वाली कंपनीज़ की बात करते हैं, तो अगर देश आपस में लड़े तब इनका बेनिफिट होगा। अब आप सोचोगे वॉर को ग्लोरीफाई करना तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बात तो बिल्कुल गलत ही है, लेकिन क्यों ये लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे, कैसे ग्लोरीफाई कर रहे थे? तो देखो इस समय ये जितनी भी वेपन कंपनीज थी जिनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था इन कंट्रीज़ के आपस की राइवलरी में, ये लोग क्या करते थे? अब सबसे पहले इन कंपनीज़ में उस समय के इन देशों के जो मंत्री हुआ करते थे उनका भी शेयर था। तो अब देखो मंत्री भी इसके शेयर होल्डर हैं, तो अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो उन मंत्रियों को भी बेनिफिट होगा, और इन दी एंड पैसा इज़ एवरीथिंग। तो ये लोग क्या करते थे कि ऐसे मंत्रियों को ब्राइब भी देते थे और इनको पैसा देके गलत स्टेटमेंट इनसे बुलवाते थे कि वॉर काइंड सिचुएशन जो है वो डेवलप हो चुकी है और आप तैयार रहो। अब ऐसे सिचुएशन में जो कंट्रीज़ हैं ये लोग क्या करेंगे? ये बंदूकें खरीदने, वॉर से रिलेटेड जितने भी आर्मामेंट्स हैं उसको खरीदना ये लोग चालू कर देंगे। न्यूज़पेपर में गलत स्टेटमेंट छपवाते थे वॉर को ग्लोरीफाई करने के लिए। तो ये एक अब ना ये हिडन एंगल है इस वॉर को शुरू करने में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इसमें ये जो वेपन कंपनीज हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। अब ये एक एंगल है। तो पहला ये जो कड़ी है इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत में, वो हम देखते हैं कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में ये जो राइवलरी है इसकी कैसे शुरुआत होती है, और फिर इस शुरुआत को ये जो वेपन बनाने वाली कंपनीज है इसको कैसे ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक है, अब अभी तक तो हमने बात की राइवलरी की। अब हम देखते हैं कि इसी सिचुएशन में यहाँ पे ग्रुप बनने चालू हो जाते हैं। कैसे ग्रुप बनते हैं कि अब देखो जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस और जर्मनी के रिलेशन तो बहुत लंबे समय से बहुत बेकार है। 1870s में इनकी आपस में लड़ाई भी होती है जहाँ पे जर्मनी की जीत होती है फ्रांस के ऊपर। तो जर्मनी और फ्रांस का रिलेशन अच्छे नहीं है। फ्रांस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं ब्रिटेन के साथ में, फ्रांस के बहुत अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ में, जर्मनी के बहुत अच्छे रिलेशन है टर्की के साथ में, जर्मनी के अच्छे रिलेशन है ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में, इटली जो कि शुरुआती दिनों में जर्मनी के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रुप बनने चालू हो जाते हैं। एक डर का माहौल जो है इस राइवलरी से जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में एक डर का माहौल बनता है, और इसी सिचुएशन में आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रुप बनने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तरफ ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया, दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली जैसे देश हैं। तो ऐसे ग्रुप बनने चालू हो जाते हैं। अब ये ग्रुप क्यों बन रहे हैं? ग्रुप इसलिए बन रहे हैं कि अगर कभी वॉर काइंड सिचुएशन अगर बनेगी तो ऐसे सिचुएशन में ये जो ग्रुप है एक दूसरे का साथ देंगे। अब ग्रुप बनने चालू हो गए। ऐसे सिचुएशन में एक इमीडिएट कॉज आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जिससे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हो जाती है। तो देखो इस सिचुएशन में ये मैप पे थोड़ा सा नज़र डालना आप, ये ऑस्ट्रिया हंगरी है और यहाँ पे एक देश है सर्बिया। तो ऑस्ट्रो हंगरी और सर्बिया के बीच में ऑलरेडी टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स है आपको देखने को मिलते हैं। बोस्निया करके एक एरिया है जो कि ऑस्ट्रो हंगरी ने कैप्चर किया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी सर्बियन पॉपुलेशन रहती है। तो इसको लेके इन दोनों देशों के बीच में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले इनके बीच में एक डिस्प्यूट है। अब सर्बिया में एक्सट्रीम नेशनलिज्म की शुरुआत वहाँ पे हो जाती है। अब वो लोग अपने देश को यूरोप में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी सिचुएशन में ऑस्ट्रो हंगरी का प्रिंस आर्क ड्यूक एक विज़िट पे निकलता है साराजेवो में। अब इस विज़िट पे जैसे वो निकलता है तो सर्बिया का एक ब्लैक हैंड करके एक ग्रुप था जो कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात करते हैं, उन्होंने उसको असासिनेट कर दिया। उसकी वाइफ भी उसके साथ में थी आर्क ड्यूक की, जो कि प्रिंस है ऑस्ट्रिया हंगरी का, साथ में उसकी भी मौत हो जाती है। अब देखो लड़ाई की शुरुआत कैसे होती है कि सर्बियंस ने ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस को मार दिया। ठीक है, इनके आपस में टेरिटोरियल डिस्प्यूट थे, इसलिए सर्बियंस अपने आप को ऑस्ट्रो हंगरी से एक्सट्रीम अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो देखो यहाँ पे जो इमीडिएट कॉज था इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई। अब लड़ाई इन दोनों देशों के बीच में थी, तो यहाँ पे ये हो सकता था कि ये दोनों देश अपने डिस्प्यूट्स को अपने बेसिस पे इसको सॉल्व कर लेते, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है इसकी शुरुआत ना होती। अब हुआ क्या यहाँ पे देखो, अब लड़ाई इन दोनों देशों की है। अब यहाँ पे ग्रुप जो है ना, जो अभी हमने देखा जो ग्रुप्स बने हुए थे वो पिक्चर में आते हैं। ग्रुप्स कैसे पिक्चर में आते हैं? अब लड़ाई होती है ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया की। अब ऑस्ट्रिया को बैकअप कौन कर रहा है? जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को बोला कि ठीक है,
अच्छा, एक और पॉइंट, अब इस सिचुएशन में जब यहाँ के प्रिंस की मौत हो जाती है तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भेजी। और उस टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब ये था कि अगर सभी टर्म्स एंड कंडीशन को मान लिया जाए तो सर्बिया जो है इसकी ऑटोनॉमी, इसकी सॉवरेंटी खत्म हो जाएगी, मतलब इनके गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सर्बियंस इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बस इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ऐसी सिचुएशन में इनके प्रिंस को इन्होंने मारा है तो बस इन्होंने यहाँ पे कर दिया अटैक। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया तो मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो जर्मनी ने बोला कि आप लड़ाई करो, हमारा पूरा पूरा समर्थन आपको है। ठीक है, अब जर्मनी ने ये नहीं सोचा होगा कि अब ये एक छोटी सी मदद ऑस्ट्रो हंगरी के लिए जर्मनी की तरफ से ये कैसे वर्ल्ड वॉर 1 में कन्वर्ट हो सकती है, ये इन्होंने नहीं सोचा होगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि रशिया किसको बैकअप कर रहा है, सर्बिया को। अब इनके अगर यहाँ पे नज़र डालोगे तो इनके खुद के टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं, इनके खुद के इंटरेस्ट यहाँ पे है। जब हम बात करते हैं सर्बिया की, तो रशियंस ने बैक करना किसको चालू कर दिया, इन्होंने बैक करना चालू कर दिया सर्बियंस को। अब देखो, जर्मनी को पहले से ही पता था कि किसी भी सिचुएशन में अगर इसकी लड़ाई होती है रशिया से तो फ्रांस इनके रिलेशन हमेशा से ख़राब है और फ्रांस और रशिया के रिलेशन हमेशा से अच्छे हैं। तो किसी भी सिचुएशन में अगर जर्मनी का फाइट अगर होता है रशिया से तो इसको फ्रांस से भी लड़ना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल तय था। तो ऐसी सिचुएशन में जब रशिया ने बोला कि हमारा समर्थन पूरा सर्बिया को है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि फ्रांस जो है वो भी अब जर्मनी के खिलाफ लड़ेगा। अब ऐसा ही हुआ। तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने डिक्लेयर कर दिया वॉर रशिया पे। ठीक है, जर्मनी ने डिक्लेयर कर दिया वॉर फ्रांस पे। और एक देश यहाँ पे आप देखोगे, ये बेल्जियम। तो जब भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ाई होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बेल्जियम वाला जो एरिया है इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तो जब वॉर डिक्लेयर किया जाता है जर्मनी के द्वारा रशिया और फ्रांस पे, और ख़ास करके एक ये भी इस्टेब्लिश फैक्ट था, ये अगली स्लाइड्स में आप देखेंगे कि जर्मनी का मानना था कि जब भी लड़ाई होगी रशिया के साथ में तो फ्रांस भी बीच में आएगा, इन दोनों से लड़ना पड़ेगा। और इन दोनों से लड़ने में रशिया को हराना थोड़ा मुश्किल है इन कंपैरिजन विद फ्रांस। तो जर्मनी पहले किससे लड़ेगा, फ्रांस से। फ्रांस को हरा के फिर वो रशिया की तरफ देखेगा। तो जब भी फ्रांस पे ये अटैक करेगा तो बेल्जियम का इंक्लूजन जो है ये बीच में आएगा और जर्मनी को ना चाहते हुए भी अटैक जो है ये बेल्जियम पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बेल्जियम की एक आपको सिचुएशन बताता हूँ कि जो मैंने लेक्चर के शुरुआत में आपको बताया कि कैसे शुरुआती दिनों में ये अलाइंसेस बन रहे हैं। तो उस अलाइंसेस में अगर आप देखोगे तो बेल्जियम बिल्कुल न्यूट्रल था। और ये जितने भी ये जो ऐसे ग्रुपिंग हो रही थी, जो ग्रुप बन रहे थे, इन सभी ग्रुप ने ये डिसाइड किया था कि अगर मान लो वॉर काइंड सिचुएशन कभी डेवलप हो भी जाती है तो हम बेल्जियम पे हमला नहीं करेंगे। ठीक है, बेल्जियम एक न्यूट्रल देश है और बेल्जियम पे कोई भी हमला नहीं करेगा। लेकिन अब होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन में जर्मनी बेल्जियम पे भी अटैक कर देता है। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया कि फ्रांस के जो रिलेशन है इंग्लैंड से बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही जर्मनी पहले फ्रांस पे अटैक करता है तो फ्रांस मदद के लिए पहुंचता है ब्रिटेन के लिए। तो ब्रिटेन ने बोला कि हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका जो ये नॉर्दर्न एरिया है इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अभी इनका जो स्टांस था वो बिल्कुल अनक्लियर था, ये अभी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इंग्लैंड वाले। लेकिन हाँ, इन्होंने एक ये बात ज़रूर बोल दिया कि जो नॉर्दर्न एरिया है फ्रांस का, इसको ये लोग जर्मनी से ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे। इंग्लैंड की एंट्री कैसे होती है इस वॉर में, इंग्लैंड की एंट्री तब होती है जब जर्मनी ने बेल्जियम पे भी अटैक कर दिया। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे जितने भी मेजर पावर है, ऑस्ट्रो हंगरिया हो गया, सर्बिया हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब ये सभी जो मेजर पावर हैं यूरोप के, ये लोग अब लड़ाई में पार्टिसिपेट इन्होंने कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इटली का यहाँ पे क्या रोल है। तो देखो, इटली शुरुआती दिनों में किसका पार्ट था, जर्मन का पार्ट था। लेकिन अब इसने देखा कि इस वॉर में किस साइड से अगर मैं लड़ूँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो पूरे सिचुएशन को कैलकुलेट करते हुए उसने देखा कि अगर मैं ब्रिटेन की साइड जाऊं तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि इटली के ऑलरेडी टेरिटोरियल डिस्प्यूट से ऑस्ट्रो हंगरी से। ठीक है, तो ऑस्ट्रो हंगरी से कुछ पार्ट इन्होंने कैप्चर करना था, जो कि इनका पार्ट कैप्चर कर लिया था ऑस्ट्रो हंगरी ने। तो इटली ने क्या किया, इनका बेनिफिट ज़्यादा ग्रेट ब्रिटेन की तरफ इनको नज़र आ रहा था, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इटली ने ज्वाइन कर लिया ग्रेट ब्रिटेन को। अब कुछ और इंपॉर्टेंट अगर पावर्स की बात करें तो दो यहाँ पे पावर्स हैं, एक तो है अमेरिका और दूसरा है जापान। तो जापान ने साथ दिया ग्रेट ब्रिटेन का। क्यों? क्योंकि इसके खुद के टेरिटोरियल इंटरेस्ट है। कहाँ पे? चाइना में। ठीक है, तो जर्मनी ने बहुत सारे एरियाज जो थे वो कैप्चर किए हुए थे चाइना में।
तो उसको जापान कैप्चर करना चाहता, तो जापान ने किसको ज्वाइन कर लिया, ग्रेट ब्रिटेन को कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखोगे, यूएसए की जो सिचुएशन है, यूएसए अभी यहाँ पे न्यूट्रल है, यूएसए का इधर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, यूएसए अभी करेगा बाद में ज्वाइन, ठीक है, वो भी हम स्टोरी देखेंगे कि यूएसए ने कैसे पार्टिसिपेट किया। देखो अभी बताता हूँ आपको यूएसए की एंट्री कैसी होती है। तो शुरुआती दिनों में तो अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन और यूएस के बीच में टेंशन वाली सिचुएशन है। टेंशन वाली सिचुएशन कैसी है, अब अमेरिका बहुत दूर है, इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कुछ है नहीं, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है यूरोप से अमेरिकन का। तो अब अमेरिकन जो हैं, अब इनका ट्रेड तो हो रहा है यूरोप से, तो इनकी शिप जो है अब इस एरिया से ऑब्वियसली बात है जाएगी, यहाँ से गुजरेगी इनकी शिप्स। तो ग्रेट ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो शुरुआती दिनों में ब्रिटेन को ऐसा लगता था कि ये जो जहाज़ आ रहे हैं अमेरिका से, ये कहीं ना कहीं जर्मनी को फूड या फिर अदर जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। तो ब्रिटेन और इंग्लैंड, जब ब्रिटेन और यूएस के बीच में जो रिलेशन थे शुरुआती दिनों में, इनफैक्ट हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के शुरुआती दिनों की बात कर रहे हैं, पहले 1-2 साल रिलेशन इनके बहुत बेकार थे। लेकिन ब्रिटेन को इतना पता था कि अगर यूएस जिस साइड में चले जाएगा उस अलायंस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि अपनी मिशनरीज भेजनी चालू की, ब्रिटेन वालों ने, इंग्लैंड वालों ने, इन्होंने अपनी मिशनरीज भेजनी चालू करी। 10-10, 15-15 हज़ार लोग भेज रहे थे अमेरिका में, किस चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए, वॉर को। और ये लोग बताते थे कि कैसे जर्मनी बेल्जियम में एट्रोसिटीज़ कर रहा है, दूसरे देशों में फ्रांस में कैसे एट्रोसिटीज़ कर रहा है, और इस एट्रोसिटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इस काम में यूएसए को ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। तो इस लेवल तक अमेरिका को इस अलायंस का पार्ट बनाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने शुरुआत की। लेकिन इसका इमीडिएट कॉज का क्या था, अमेरिका ने इस अलायंस को कब ज्वाइन किया, तो इसने तब ज्वाइन किया जब जर्मनी ने अमेरिका के ही जहाज़ को डुबाना चालू कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका भी ज्वाइन कर लेता है इस वॉर को। 1917 का जो टाइम पीरियड था 1917 में। और फिर देखो ब्रिटेन की अगर हम बात करें, मतलब ब्रिटेन वाला जो अलायंस है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, जापान, इटली, ये लोग तो वैसे ही पावरफुल थे। मतलब एक सेंस में अगर आप देखोगे तो ये जो वॉर था ना, तो मतलब एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, अमेरिका जैसे देश थे, ठीक है। तो अमेरिका के आने से तो ये और भी स्ट्रांग हो जाता है अलायंस। तो जर्मनी का हार तो वैसे ही तय था, ठीक है। तो अब देखो फुल फ्लेज एक वॉर जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। रशिया, जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी के ग्रुप में इतने पावरफुल तो कंट्रीज़ हैं नहीं। तो ये तो वॉर के शुरुआत में ही मतलब क्लियर था कि जर्मनी मतलब आज नहीं तो कल मतलब हारना तो तय है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी ने इतने टाइम तक इस वॉर को डिले किया और लगभग 3-4 साल तक ये लोग लड़ते रहे। अमेरिका का ज्वाइन करना इस वॉर का एक क्रूशल मोमेंट था और इससे एज मिला इंग्लैंड लेड जो ग्रुप था उसको। और इन दी एंड अल्टीमेटली आप देखते हो कि जर्मनी को सरेंडर करना पड़ता है। कैसर जो था, जो इनका रूलर था जर्मनी का, वो देश छोड़ के भाग जाता है, नेदरलैंड में भाग जाता है, और रिपब्लिक जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है जर्मनी में। और इस वॉर में अल्टीमेटली फिर जर्मनी की हार होती है। और इस वॉर, ये जब वॉर ख़त्म होता है तो एक समझौते के साथ ख़त्म होता है, और उस समझौते को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई। और ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक पॉइंट ये भी है कि आगे से कोई वॉर ना हो, उसके लिए एक हम ग्रुप बनाएंगे जिसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई हुई है, इसको ही अब हम एक स्लाइड की रूप में देखना चालू करते हैं। सबसे पहले तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई कि कैसे इंग्लैंड और जर्मनी यूएस के बीच में कंपटीशन पहले शुरू होता है, और इस कंपटीशन में कैसे यूएस और जर्मनी जो है इंग्लैंड से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। और क्योंकि काफ़ी आगे निकल जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि इंग्लैंड को ये बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उनकी सुप्रीमेसी है कितने सालों से। तो इस राइवलरी में ये आगे निकलने की भरपूर ये लोग प्रयास करेंगे। और इस समय जर्मनी का जो लीडर है उसका नेम है काइजर विल्हेम सेकंड, और इसने अपनी आर्मी पे, माफ़ कीजिएगा, नेवी पे बहुत सारा इसने स्पेंडिंग करना चालू किया। और ये मैंने आपको बताया था पहले कि कैसे अगर जर्मनी वाले एक जहाज़ बनाते थे, एक शिप बनाते थे, तो उसके रिस्पॉन्स में ब्रिटेन वाले 2 शिप बनाते थे। और ये सब मैंने आपको बताया कि कैसे शुरुआती दिनों में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था उससे पहले पहले यूरोप की सिचुएशन कुछ कैसी थी, पूरे ग्लोबल अगर हम बात करें वर्ल्ड की जो सिचुएशन थी वो कैसी थी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो रिलेशन थे वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि लोवेस्ट एप पे थे, रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। जर्मनी और टर्की या ओटोमैन एम्पायर कह लो, उसके बीच में रिलेशन बहुत अच्छे थे। अब ऐसी सिचुएशन में क्योंकि ग्रुपिंग हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि यूरोप में अब अलायंसेस बनने चालू होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट करके यहाँ पे अलायंसेस बनते हैं, जहाँ पे ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली है, और इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया आपको ट्रिपल एंटेंट में आपको देखने को मिलते हैं।
और इटली की सिचुएशन आपको बताई कि कैसे शुरुआती दिनों में तो ट्रिपल अलायंस का पार्ट है, लेकिन जैसे वॉर की शुरुआत हो जाएगी तो ये लोग देखते हैं कि हमारा बेनिफिट किधर है, और फिर बाद में इसने ट्रिपल एंटेंट जो है इसको ज्वाइन कर लिया इसने। और फिर अब ऐसी सिचुएशन में ग्रुपिंग बन चुकी है, एक नेवल रेस जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, आर्मामेंट रेस की शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद जो अब कह लो बिगेस्ट जो कल्प्रिट थे इस पूरे वर्ल्ड वॉर की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये बिग प्राइवेट फर्म्स थी, ये प्राइवेट कंपनीज जो कि वेपन्स बनाते हैं। तो अभी इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था इस वॉर काइंड सिचुएशन में, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, इन्हीं कंपनीज़ को होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि वॉर स्कैर को प्रमोट करने की भरपूर इन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी। अब ये जो कंपनी थी इसमें पता है आपको, ये मंत्री जो होते थे इन देशों के, ये लोग भी शेयर होल्डर होते थे, तो इनका अपना खुद का इंटरेस्ट था। और ग्लोरीफाई करने के लिए ये सब कुछ मैंने आपको बताया कि कैसे ये लोग न्यूज़पेपर को हायर कर लेते थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे उनको ब्राइब करते थे, फॉल्स रिपोर्ट जो थे वो तैयार करते थे, ताकि लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो, लोगों में ये बात सुनिश्चित की जाए कि वॉर जो है कितना इंपॉर्टेंट है, और वॉर अगर होगा तो इससे कैसे सभी का बेनिफिट होगा। अब ये सब कुछ जब हो रहा था तो रशियंस को पता चल चुका था कि इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, एक ही सोल्यूशन है, वो है पीस। और सार निकोलस टू करके जो रशिया का रूलर था तब, उसने वर्ल्ड को यूनाइट करने की कोशिश की, और उसके ही इनिशिएटिव पे 1899 और 1907 में 2 पीस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लेकिन इसका कोई भी आउटकम नहीं आता है। इसी सिचुएशन में अगर हम बात करें, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे जो देश हैं ये काफ़ी पीसफुली रह रहे हैं। जब पूरे यूरोप में आर्मामेंट रेस जो है शुरुआत हो चुकी है, ऐसी सिचुएशन में ऐसे देश पीसफुली यहाँ पे रह रहे हैं। हॉलैंड, जिसको नेदरलैंड भी कहते हैं, ये देश भी एक इंपीरियल देश है, उनकी बहुत सारी कॉलोनीज़ है ईस्ट इंडीज़ में। बेल्जियम बहुत छोटा सा देश, लेकिन ये भी अफ्रीका में इनके काफ़ी सारी कॉलोनीज़ हैं। और बेल्जियम की जो सिचुएशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बेल्जियम की पोजीशन अगर आप उसकी ज्योग्राफी देखोगे तो वो बिल्कुल एक सैंडविच देश के रूप में है, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। तो जब भी वॉर काइंड सिचुएशन अगर होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि बेल्जियम जो है वो घसीटा जाएगा। फिर उसके बाद जो सबसे खतरनाक एरिया था पूरे यूरोप में वो बाल्कन वाला एरिया था। और बाल्कन एरिया आपको पता है, बाल्कन जो माउंटेन रेंज है उसके सराउंडिंग में जितने भी देश हैं, जैसे सर्बिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ऐसे जो देश हैं, ये काफ़ी आप कह लो कि हौच पौच वाला एरिया था। यहाँ पे सिचुएशन जो थी वो बहुत ख़राब थी, और इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल क्या है, सर्बिया। और सर्बियंस ने ही आप कह लो कि जो चिंगारी थी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तो इन्होंने ही की थी। और वहाँ का जो एक ग्रुप था जिसे हम ब्लैक हैंड कहते हैं, उसने आर्कड्यूक को मारा जो कि प्रिंस था ऑस्ट्रो हैंगरिया का, और इसीलिए इस वॉर की शुरुआत होती है। बुल्गेरियंस काफ़ी बारबेरियंस थे, और इन्होंने जो टर्किश ओरिजिन के लोग थे उन पर काफ़ी अत्याचार करना चालू किया था। जापान इंग्लैंड का एलाई इसलिए बन जाता है क्योंकि जर्मनी के बहुत सारे एरियाज जो थे चाइना में उसको ये कैप्चर करना चाहता था। और अमेरिका आपको पता है कि पहले 3 साल तो इस पिक्चर में बिल्कुल भी नहीं है इस वॉर में, और ये बाद में ज्वाइन करता है जाके। तो ये स्टोरी आपको बताई कि कैसे इस वॉर की शुरुआत होती है। टाइम था जून 28, 1914, जब आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड ये यात्रा पर निकलता है बोस्निया में, बोस्निया की कैपिटल साराजेवो में, अपनी वाइफ के साथ में। और वहीं पे फिर ब्लैक हैंड वालों ने इसको और इनकी वाइफ के साथ में मार दिया। अब इसके बाद फिर ऑस्ट्रो हंगरी ने अल्टीमेटम जारी किया सर्बिया को कि ये हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको मान लो। और इसको मानने का मतलब था कि जो सॉवरेंटी है रशिया की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो कोई अपनी सॉवरेंटी के खिलाफ क्यों समझौता करेगा। तो बस फिर इस अल्टीमेटम को इन्होंने नहीं माना, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर। और उसके बाद आपको पता ही है ऑस्ट्रिया को बैकअप कर रहा था जर्मनी, और जर्मनी अगर बैकअप कर रहा है ऑस्ट्रिया को तो ऑब्वियस सी बात है सर्बिया को कोई ना कोई बैकअप करेगा। तो सर्बिया को बैकअप कौन कर रहा है, रशिया। और रशिया इसलिए बैकअप कर रहा है क्योंकि इनके खुद के इंटरेस्ट है सर्बिया में। और ठीक फिर इसी तरीके से आप देखते हो कि जब भी रशिया किसी फाइट में इन्वॉल्व होगा जर्मनी के अगेंस्ट, तो ऐसी सिचुएशन में फ्रांस उसकी मदद करेगा। और फिर बाकी आपको मैंने स्टोरी बताया कि किस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लड़ाई तो 2 देशों के बीच में थी, ऑस्ट्रो हंगरी और सर्बिया के बीच में थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो वॉर है इन दोनों की लड़ाई से हटकर ये किसी और की ही लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरफ ऑस्ट्रो हंगरिया है, और दूसरी तरफ अगर देखोगे तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि फ्रांस और रशिया है। मतलब लड़ाई किसी और की थी, लेकिन बाद में ये जो लड़ाई जो है ये किसी और ही तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट मैंने आपको पिछली लाइन में बताया। अब ब्रिटिश की जो पोजीशन अभी तक अनक्लियर है, अभी तक इसने इस वॉर को ज्वाइन नहीं किया है। अब इसी सिचुएशन में जैसे जर्मनी अटैक कर देता है फ्रांस के ऊपर, तो फ्रांस फिर रिक्वेस्ट करता है इंग्लैंड को कि इसकी मदद की जाए, और इसके रिक्वेस्ट पे
इंग्लैंड ने ये प्रॉमिस किया कि फ्रांस का जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न जो कोस्टल एरियाज है, उसको ये लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब ब्रिटेन की एंट्री कैसे हो जाती है? तो ब्रिटेन की एंट्री तब होती है जब बेल्जियम पे अटैक कर देता है जर्मनी। तो बेल्जियम पे जैसे अटैक होगा तो यहाँ पे अब एंट्री किसकी हो जाएगी? ब्रिटेन की एंट्री हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो फिर जो अलाइंसेस बने थे, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटेड जो अलायंस बना था, अब वो पिक्चर में आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इटली की पोजीशन क्या है? तो पहले जर्मनी की तरफ था, अब देखता है यहाँ पे बेनिफिट किधर है? इंग्लैंड की तरफ, तो इसने ज्वाइन कर लिया इंग्लैंड के तरफ से। अब इस सिचुएशन में अब यहाँ पे फुल फ्लेज वॉर जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो ग्रुप पहले बनाए गए थे वो सभी ग्रुप जो है अब एट वॉर हैं। और इस सिचुएशन में एक टर्म समझना काफ़ी ज़रूरी है, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, जो कि जिसकी शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस से, जहाँ पे जब भी वॉर होगा दो देशों के बीच में तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ आर्मी वाले वही लड़ाई करेंगे। उस देश के जितने भी नौजवान हैं, जिनके अच्छे खासे शरीर हैं, जो लड़ सकते हैं, ठीक है, उनको भी वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि जब वॉर की शुरुआत होती है तो इसमें अब सब लोग लड़ रहे हैं, चाहे आर्मी वाला चाहे आर्मी वाला नहीं है, ये सब लोग लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से इस वॉर की शुरुआत हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि मतलब ये वॉर क्यों शुरू हो रहा है। तो अगर इसको कंक्लूड करें ना हम, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हो रहा है, तो अब देखो यहाँ पे एक तो कह सकते हो इम्पीरियलिज्म, ठीक है, इम्पीरियलिज्म। इंग्लैंड बहुत सालों से बहुत बड़ा इंपीरियल पावर था। अब इस पावर को चैलेंज कर रहा था जर्मनी, तो ऑब्वियस सी बात है इसको अच्छा नहीं लगा। तो इंपीरियलिज्म तो एक पॉइंट हो गया कि यहाँ पे एक राइवलरी है दो देशों के बीच में, तो एक बस इनको चिंगारी चाहिए। वो चिंगारी क्या था? सर्बिया और ऑस्ट्रिया वाला जो इवेंट था वो एक चिंगारी था, जस्ट वो चिंगारी था। लेकिन आग क्यों लगी? आग लगने का कारण था इंपीरियलिज्म। तो एक तो ये पॉइंट हो सकता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कारण था वो इंपीरियलिज्म है। दूसरा कारण आप कह सकते हो उस समय की जो ये वेपन बनाने वाली कंपनीज हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है। क्यों कारण है ये? क्योंकि अब देखो वॉर को इन लोगों ने कैसे ग्लोरीफाई करना चालू किया, पीस की बात भी हो सकती थी, ये दूसरा पॉइंट हो सकता है। बाकी वैसे तो अगर आप पॉइंट देखना चाहोगे तो बहुत सारे निकलेंगे। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट निकलता है वो है मिसकैलकुलेशन। मिसकैलकुलेशन कैसे? क्योंकि अब देखो दो देशों के बीच में लड़ाई थी। अब जर्मनी ने ये नहीं सोचा था कि वो ऑस्ट्रो हंगरी का अगर मदद करेगा तो कैसे रशिया बीच में आ जाएगा, कैसे फ्रांस आ जाएगा, कैसे इंग्लैंड आ जाएगा, कैसे अमेरिका आ जाएगा। तो ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये तीन मेजर पॉइंट हो सकते हैं। बाकी और एंगल पे भी नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो राइवलरी बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इनके आपस में रिलेशन अच्छे होते तो शायद वर्ल्ड वॉर जो था फर्स्ट ये ना हो पाता। अब इनकी जो राइवलरी है क्यों है? एक तो इनके खुद के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, और एट द सेम टाइम ये बाहर भी लड़ाई कर रहे हैं। बाहर कहाँ? मोरक्को में लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रिया ने एनेक्स कर लिया बोस्निया को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऑस्ट्रिया हंगरी की जब हम बात करते हैं तो इनका जो इंपीरियलिज्म है ये सराउंडिंग एरिया को कैप्चर करना इन लोगों ने चालू कर दिया। बोस्निया को इन्होंने 1908 में कैप्चर कर लिया। बोस्निया में बहुत सारे जो है सर्बियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो ये सर्बियंस है ओबीसी बात है, इनके जो रिलेशन है वो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में कभी अच्छे नहीं होंगे। तो ऑस्ट्रिया का एनेक्सेशन करना बोस्निया का, ये कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट था जिसने सर्बिया में नेशनलिज्म को प्रमोट किया। ये भी एक वॉर का एंगल हो सकता है। फिर आप कह सकते हो ब्रिटेन और जर्मनी की राइवलरी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया। फिर रशिया का बैकअप किया जाना, सर्बिया का अगर बैकअप ना करते तो शायद ये 2 या 3 देशों की लड़ाई रह जाती। जर्मनी का बैकअप करना ऑस्ट्रिया का, तो मतलब अगर जर्मनी बैकअप ना करता तो ये 2 देशों की लड़ाई थी, आपस में सुलझा लेते। इंपीरियलिज्म मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नैरो नेशनलिज्म उस समय, देखो नेशनलिज्म का मतलब है अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार, लेकिन अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार आपको ये नहीं कहता है कि दूसरे देश से नफरत भी करो। तो उस समय की सिचुएशन कैसी थी कि अगर हम जर्मनी के नेशनलिज्म की बात करें तो जर्मनी के नेशनलिज्म का मतलब है कि जर्मनी के लिए बहुत सारा प्यार और एट द सेम टाइम जितने दूसरे देश हैं उनके साथ नफरत, ठीक है। ऐसे इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के नेशनलिज्म का मतलब हुआ कि इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा प्यार और जर्मनी से नफरत। तो ये तो नैरो नेशनलिज्म हुआ, और ये भी एक कारण है। पब्लिक ओपिनियन लोगों का कैसे चेंज किया गया न्यूज़पेपर के थ्रू, कि कैसे वॉर को ग्लोरीफाई किया गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इटली का भी रोल है। अगर इटली हट जाता, अगर वो अपने एम्बिशन छोड़ देता कि ऑस्ट्रिया से कोई ज़मीनें वापस नहीं लेनी है, तो कैजुअलिटी कम होती, ओबियस सी बात है। जापान का लालच कि चाइना के जो एरियाज़ है जर्मनी से कैसे कैप्चर कर लेना है। तो ये सभी रीजंस हैं। एक रीज़न बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो वो कौन से हो सकते हैं? राइवलरी बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड, दूसरा उस समय की जो कंपनी थी वेपन बनाने वाली वो, और तीसरा आप कह सकते हो कि यहाँ पे मिसकैलकुलेशन,
ठीक है। और इमीडिएट कॉज आपको साथियों पता ही है, असैसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक। तो ये सब पॉइंट तो हमने देख ही लिए, एक बार फिर से देखते हैं कि ये जो वॉर है ये कैसे प्रोग्रेस करता है। तो जर्मनी के द्वारा वॉर डिक्लेयर किया जाना रशिया के ऊपर, फिर फ्रांस के ऊपर डिक्लेयर कर देना, और फिर बेल्जियम के ऊपर अटैक किया जाना जर्मनी के द्वारा, फिर इस तरीके से ब्रिटेन की एंट्री हो जाती है। ठीक है, जापान वॉर में आ जाता है। ठीक है, पुर्तगाल जो है वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई करता है, इटली इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई कर रहा है, रोमानिया और ग्रीस जो है वो ब्रिटेन के पार्ट हैं। ठीक है, और ये जो ग्रुप यहाँ पे बनाए जाते हैं फिर कैसे पिक्चर में आते हैं और लड़ाई यहाँ पे शुरू हो जाती है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप रीड करना चाहते हो कर सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये कुछ 3 बैटल्स इंपॉर्टेंट लड़े गए थे। अब देखो इन द मीन टाइम होता क्या है कि रशिया इस बैटल से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। रशिया अपने आप को इस बैटल से विड्रॉ कर लेता है। क्यों? क्योंकि इस समय रशिया में आ चुका है रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब रशियन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं ये कैसी लड़ाई है? ये तो लड़ाई है एक इंपीरियलिज्म की, ये लड़ाई है कैपिटलिज्म की। ठीक है, तो अब ओबी सी बात है, सोशलिज्म कम्युनिज्म की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे वर्कर के राइट्स की बात करते हैं। इस लड़ाई में देखो नुकसान किसका हो रहा है? आम लोगों का हो रहा है, लीडर्स की तो हो नहीं रहे हैं। तो जैसे ही रशियन रेवोल्यूशन आता है रशिया में, तो इन लोगों ने बोला कि भाई हमें कोई लड़ाई से लेना देना नहीं है। इन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन कर लिया जर्मनी के साथ में। लेकिन अब ये जो पीस ट्रीटी था इनके बिल्कुल अगेंस्ट था, क्योंकि बहुत सारी ज़मीनें जो थी इनको वापस करनी पड़ी थी, सबमिट करनी पड़ी थी जर्मनी को। ठीक है, और ये ट्रीटी का नेम आप याद रख सकते हो, ये समझौता जो कि काफ़ी आप कह लो कि अनजस्ट था, ये एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था, ये बिल्कुल अगेंस्ट था जर्मनी के, बट फिर भी इन्होंने किया। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ट्रीटी था ये क्यों था, किसके बीच में ये हुआ था। तो अब देखो ये जो ग्रुप था इंग्लैंड वाला, उसमें से रशिया निकल गया, तो ये एक बहुत बड़ा एक ब्लो होगा इस ग्रुप के लिए, इंग्लैंड लेड जो ग्रुप था। लेकिन इसकी पूर्ति किसके द्वारा की गई? अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका ने इसमें एंट्री कर ली। तो अमेरिका ने कैसी एंट्री की थी ये सारी स्टोरी मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, यहाँ पे यही सब पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके रीड कर लेना। अब इसी बीच अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट की कहानी कैसी है, तो मिडिल ईस्ट वाला अगर आप एरिया देखोगे, मिडिल ईस्ट और कुछ एरियाज जो आपके अफ्रीका के हैं, तो वहाँ पे एक अम्पायर है जिसे हम कहते हैं ओटोमन अम्पायर। ठीक है, अब ओटोमन अम्पायर को ब्रेक करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में एक किया समझौता जिसे हम स्काइस पिकेट अग्रीमेंट कहते हैं। ये पेपर में आ सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रीलिम में नहीं आएगा, इंटरव्यू वाला जो फेज़ है वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि स्काइस पिकेट अग्रीमेंट जो था ये क्या था। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट था, इससे ओटोमन अम्पायर को डिवाइड करने की कोशिश की गई। वहाँ के जितने भी एरियाज थे जिसको कैप्चर किया था ओटोमन अम्पायर ने, वहाँ पे एक नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट करने की कोशिश की गई कि वहाँ पे नेशनलिज्म आए और ओटोमन अम्पायर जो है ब्रेक हो जाए, और जब ब्रेक होगा तो अलग अलग एरिया को फ्रांस और इंग्लैंड मिल के फिर ये लोग रूल करेंगे। ठीक है, तो ओटोमन अम्पायर को ब्रेक करने की इन्होंने कोशिश की और इसमें सफल भी रहे ये लोग। ठीक है, और फिर विद द पासेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वॉर आगे प्रोग्रेस करता है तो आप देखते हो कि जर्मनी ने जितने भी एरियाज पोजेस किए थे एशिया में, अफ्रीका में, इन सभी को फिर धीरे धीरे इंग्लैंड लेड ग्रुप जो था इसने कैप्चर कर लिया। अब देखो वॉर अब हो रहा है ख़त्म। कैसे ख़त्म हो रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो वॉर था ये वन साइडेड वॉर था। ये वन साइडेड था, एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ इंग्लैंड लेड ग्रुप। इंग्लैंड के पास बहुत रिसोर्स था, बहुत पैसा था, तो उनका जीतना स्वाभाविक था। अब क्या होता है विद द पासेज ऑफ टाइम कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी में स्ट्राइक्स होने चालू हो जाते हैं। लोग जो है प्रदर्शन करना चालू करते हैं कि इसमें लोग मर रहे हैं, वॉर से किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा है। जर्मनी की आर्मी में म्यूटनीज होने चालू हो जाते हैं, आर्मी वाले बगावत कर रहे हैं। ऑस्ट्रो हंगरीन आर्मी के जो लोग हैं वो साइड बदलना चालू कर दिया, इंग्लैंड की तरफ से उन्होंने लड़ना चालू कर दिया। बुल्गारिया खत्म हो गया, तो जर्मनी का एक अगर आप देखोगे अलायंस तो ये खत्म हो गया। उसके बाद ओटोमन अम्पायर ब्रेक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर जो ये ब्रेक डाउन हो गया, और धीरे धीरे आप देखते हो कि जर्मनी में भी एक बहुत बड़ा रिवोल्ट जो है आपको देखने को मिलता है कि रिवोल्यूशन वहाँ पे आता है, और फिर जर्मन एम्परर जो है वहाँ से भाग जाता है नेदरलैंड में। और फिर अगर आप देखोगे तो 1918 का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे जर्मनी में आ जाता है रिपब्लिक, और नई जैसी सरकार वहाँ पे बनती है तो इन्होंने कर लिया एक पीस समझौता कि वॉर को अब किया जाए ख़त्म, और जर्मनी कर देता है सरेंडर। अब देखो अब हम देखते हैं कि अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वॉर का। वॉर हो गया, जर्मनी की हार होती है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ओटोमन अम्पायर ब्रेक हो गया, ऑस्ट्रो हंगरी जो है ये ब्रेक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ट्रीटी ऑफ वर्साई होता है जिसको कि अगली क्लास में देखेंगे, और फिर एक और लेक्चर में हम देखेंगे लीग ऑफ नेशन क्या था, इसको फॉर्म किया गया ताकि आगे से किसी ऐसे वॉर को हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, कम्युनिज्म आता है, नाजिज्म जैसे कॉन्सेप्ट आपको यूरोप में देखने को मिलते हैं, फासिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू होता है इटली जैसे देशों में, और कहीं ना कहीं ये एक फाउंडेशन के रूप में काम करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे
ट्रीटी ऑफ वर्साई, तो ट्रीटी ऑफ वर्साई के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे ये बहुत हार्श थे जर्मनी पे। तो ऑब्वियस ही बात है कि काफ़ी ह्यूमिलेटिंग था ये टर्म्स एंड कंडीशन जर्मनी पे। तो जर्मनी इसका कभी ना कभी बदला तो लेगा ही। तो कहीं ना कहीं इसने एक फाउंडेशन का काम किया वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए, और इसी समय राइज होता है यूएसए का। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस है। अब सवाल ये है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम किसको ठहराएं। तो देखो ये वैसे तो पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। जर्मनी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्रांस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेल्जियम तो न्यूट्रल था बेचारा, इसका क्या ही रोल कहे हम, ऑस्ट्रिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जर्मनी की ये पॉलिसीज़, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जर्मनी की पॉलिसीज़ हैं। एक पॉलिसी पे अगर आप नज़र डालोगे तो इस पॉलिसी का नेम देखो क्या है, वेल्ट पॉलिटिक। और वेल्ट पॉलिटिक जो है ये जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी तब की हम बात करें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले। और ये जो इनकी फॉरेन पॉलिसी थी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जर्मनी को ग्लोबल पावर के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए, मतलब वही एक राइवलरी इंग्लैंड से। और जब बहुत ज़्यादा राइवलरी होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पंगे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। फिर इनका साइफन प्लान, तो साइफन प्लान बेसिकली क्या था कि जब भी इसकी लड़ाई होगी रशिया के साथ में तो इनको फ्रांस से भी लड़ना पड़ेगा, मतलब कि ऐसी सिचुएशन में इनको दो फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। और जर्मनी वाले क्या करेंगे, पहले फ्रांस से लड़ेंगे फिर रशिया से लड़ेंगे। तो अब ऐसे प्लान ये मतलब एडवांस में इन्होंने बना लिया, मतलब कि इनको पता था कि फ्यूचर में लड़ाई होने वाली है। सर्बिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर्बियन नेशनलिज्म जो है, सर्बियन गवर्नमेंट के द्वारा ब्लैक हैंड को बैकअप करना। और जब असासिनेट किया गया था आर्क ड्यूक को तो वहाँ की गवर्नमेंट को ये बिल्कुल पता था कि ब्लैक हैंड का ही हाथ है इसमें, पर फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। और सर्बियन के अपने एम्बिशंस थे कि जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, इनका भी बहुत बड़ा एक एम्पायर बने। फ्रांस के अपने एम्बिशंस थे। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें ऑस्ट्रियन के अपने एम्बिशंस थे कि इनका जो एम्पायर है और बड़ा हो। तो किसको हम मतलब कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, तो सभी रिस्पॉन्सिबल है। अब हम देखते हैं कि इस वॉर में इंडिया का क्या रोल था, इंडिया की क्या पोजीशन थी। तो देखो, तो इंडिया ने सबसे पहले 1 मिलियन लगभग सेना प्रोवाइड किया था इस वॉर में। 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड प्रोवाइड किया, मटेरियल सप्लाई किया था इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, फूड, वेपन्स। तो एक तो ये कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज हैं उसने इंस्पायर, इस वॉर ने इनको इंस्पायर किया कि ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है। ब्रिटिशर्स बिजी हैं इस बैटल में, तो अगर अभी हम अटैक कर दे अगर ब्रिटिश एम्पायर पे, तो ये काफ़ी अप्रोप्रिएट टाइम हमारे लिए है, हम अटैक करते हैं और इंडिया शायद आज़ाद हो जाए यहाँ पे। और इस थॉट को एक्सेप्ट करने वाली जो उस समय की ग्रुप थी उसको हम कहते हैं गदर पार्टी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अनसक्सेसफुल रहा था। फिर ये जो वॉर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें अंग्रेज़ों ने इंडियन जो लीडर्स थे उनसे इन्होंने प्रॉमिस किया कि हमारी मदद करो और वॉर के बाद में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो बेनिफिट क्योंकि नहीं मिला तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे अब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है इसको एक बहुत बड़ा पुश मिला कि कैसे जो अंग्रेज हैं अपने बातों से मुकर जाते हैं। एटीट्यूड में एक शिफ्ट मिला, माइंडसेट में एक शिफ्ट मिला। जर्मनी इकलौता एक ऐसा देश जिसने 4 सालों तक लगभग इतने बड़े बड़े पावर्स को मतलब रोक के रखा। तो इसका मतलब कि जो उसमें लोगों का माइंडसेट था कि इंग्लैंड को कभी हराया नहीं जा सकता, ये माइंडसेट लोगों का चेंज हुआ। इंडिया में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, और सोशलिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है, रशिया से, और धीरे धीरे ये कहाँ पे पहुँच जाता है, इंडिया में पहुँच जाता है। इम्पैक्ट क्या है इस वॉर का, इम्पैक्ट ये देखो, ये मीन्स टाइप के क्वेश्चन है। पहले जो हमने पढ़ा वो तो सब फैक्ट्स वगैरह था, जो असली कहानी है यहाँ से शुरू होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसका इम्पैक्ट यूरोपियन सोसाइटी पे कैसे पड़ा और वहाँ की पॉलिटी पे कैसे पड़ा, या इस वॉर में जितने भी कंट्रीज थे जो अफेक्टेड है उनकी पॉलिटी और सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ा। देखो, सबसे पहले वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, इतने सारे लोग मर रहे हैं तो एक तो डेमोग्राफी चेंजेस देखने को मिलेगा। वॉर में आपका सारा फूड मटेरियल वेस्ट होता है, क्योंकि एक ऐसा टाइम था जब ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जब ये हुई थी तो जर्मनी, इंग्लैंड जैसे जो देश थे एक दूसरे के लिए अगर मान लो फूड सप्लाई किया जा रहा था तो उस शिप को भी डुबाया जाता था। तो हंगर, स्टारवेशन जैसे सिचुएशन अराइज हुई। इन्फ्लेशन हुआ। जर्मनी पे जो टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज किए गए थे उसके चलते वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है साथियों। तो एक तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, और हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा सोसाइटी पे। विमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल देखने को मिलता है। कैसे, अब लोग जो है, जो मेन हैं वो लड़ाई कर रहे हैं तो फैक्ट्रियाँ कौन चलाएगा, तो विमेंस वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल है। फिर उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म,
तो अब देखो, जिन देशों की हार हुई थी, जिन्होंने ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी को साइन किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म का तो जन्म होगा वहाँ पे, नाजिज्म फासिज्म जैसा कॉन्सेप्ट तो आएगा वहाँ पे, रेफ्यूजी क्राइसिस शुरू हो गया। तो ये सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट थे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे पड़े, तो देखो जर्मनी में आता है रिपब्लिक सिस्टम आ जाता है, धीरे धीरे वहाँ पे नाजिज्म आ जाता है। इटली में फासिज्म आ जाता है। ऑस्ट्रिया हंगरी जो है ये ब्रेक होके ऑस्ट्रो हंगरी दो अलग अलग देश बनते हैं, ठीक है। यूगोस्लाविया जैसे एक नया देश बनता है, जहाँ पे सर्बिया, स्लोवेनिया ऐसे देशों को मिला के एक नया देश बनता है। रशिया में रेवोल्यूशन आता है, रशियन रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। और जर्मनी के जो कॉलोनीज थे उनको अब कौन रूल करेगा, लीग ऑफ नेशन। तो ये कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, कैसे ओटोमन अम्पायर जो है ये ब्रेक हो गया, पोलैंड जैसे देशों का जन्म होता है, लुथानिया, लाटविया, इस्टोनिया ऐसे देशों का जन्म होता है। ये सारा कुछ आप पॉलिटिकल चेंजेस में ऐड कर सकते हो। और वीडियो पॉज करके एक बार इसे ज़रूर देख लेना आप कि कैसे वॉर के बाद में कुछ नए देशों का जन्म होता है। तो ये था आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अगली क्लास में हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साई और उसके बाद में हम देखेंगे लीग ऑफ नेशन।